नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, साहित्य से संबंधित। साहित्य से निबंध हमारी परीक्षाओं में आते हैं। साहित्य पर और जो निबंध कराए गए हैं उनको भी आपको देखना है, जिससे कि कोई भी निबंध हमारी आरओ है, एआरओ है, पीसीएस मेंस है, इन परीक्षाओं में यदि पूछा जाता है तो आपका गलत ना हो, बेहतर तरीके से आप लिख सकें। निबंध गलत तो नहीं होता है, बेहतर तरीके से लिख सकें। निबंध में हमेशा क्या ध्यान रखना होता है कि आप जो भी बात लिख रहे हैं, जो भी बात व्यक्त कर रहे हैं, उसका कोई न कोई सार अनुभव होना चाहिए, कोई न कोई उसकी प्रासंगिकता होना चाहिए। टॉपिक है हमारा साहित्य समाज का दर्पण है। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें हमें बात करनी है, पहली चीज़ है कि साहित्य क्या होता है, फिर यह साहित्य समाज को किस प्रकार से अनुसरित कराता है, किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, किस प्रकार से चीज़ों को दिखाता है। क्लास को पूरा देखेंगे, हम आपको उदाहरण के माध्यम से पूरा निबंध समझा देंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा के लिए निबंध पूरी तरीके से तैयार हो जाए। भाई, साहित्य तो हमें बताता है कि रामचंद्र ने किस प्रकार अपने जीवन का किरदार निभाया, किस प्रकार उन्होंने अपने संबंधों को अन्य व्यक्तियों के साथ जिया, किस प्रकार उन्होंने पुत्र संबंध निभाया, भाई संबंध निभाया। ये एक कहीं न कहीं से साहित्य ही तो हमें बता रहा है। मान लेते हैं नील विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह होता है, साहित्य ने हमें बताया। साहित्य हमें बता रहा है कि यदि हम अच्छा करते हैं तो क्या होता है, जब हम राम जैसा अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है, जब हम कर्ण जैसा अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है, जब हम किसी मान लेते हैं जयचंद जैसा अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, उसका अंत कैसा होता है, दुर्योधन जैसा यदि हम किरदार निभाते हैं तो अंत कैसा होता है। यानी साहित्य ही हमें एक आईने जैसा सब चीज़ें बता रहा है कि आप उन्होंने ये किया, अच्छा किया था तो ये हुआ, इन्होंने बुरा किया था तो ऐसा उनके साथ परिणाम हुआ। साहित्य वही है जो आपकी रगों में उतर जाए। जब आप उसको पढ़ने चलें, जब आप उसको समझने चलें तो आपकी भावनाओं से जुड़कर वो चले। जब कभी भी आप रामचंद्र जी की कहानी पढ़ते होंगे तो उसको धीरे धीरे आप समझने लगते होंगे, महसूस करने लगते होंगे। ये लेखक की एक कहीं न कहीं से अभिव्यक्ति की कला है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। कई बार क्या होता है, आप बहुत सारी शायरी पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं, तो उनमें धीरे धीरे मुख्य केंद्र में खुद को रख लेते हैं। खुद को जब रखते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे ही इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये सिर्फ उसकी व्यक्त करने की कला है। यही चीज़ तो है ना साहित्य। जब आपको हम निबंध पढ़ाते हैं तो आप कहीं न कहीं से उस निबंध को इतनी बारीकी से समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारे निबंध पढ़े होंगे, देखे होंगे, खोजे होंगे, जहाँ पर आपकी खोज पूरी नहीं हुई होगी। यहाँ आपको लग सकता है कि हो सकता है कि हमारी खोज यहाँ पूरी हो गई है, ये तो आप ही बताएंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, और आपको लगता है कि इनके पढ़ाए निबंध यदि मैं सही से तैयार कर लेता हूँ तो हो सकता है हमारी परीक्षा में बेहतर मदद मिल जाए। यानी ये सिर्फ लिखने की कला ही तो है, एक तरीके से बात को रखने का भाव ही तो है। हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि परीक्षा में जब भी आप निबंध लिखेंगे तो इतना बेहतर तरीके से लिखेंगे कि जो आपका परीक्षक है पढ़ने पर मजबूर हो जाए। जब वो पढ़ने पर मजबूर होगा तभी उस चीज़ को वो सही से समझ पाएगा और आपको नंबर मिलेंगे, भले ही उस परीक्षा में 20,000 निबंध क्यों न लिखे गए हों। इस प्रकार जो साहित्य है, जो कला है, जो प्रस्तुत करने की कला है, वो बेहतर होनी चाहिए। आप निबंध को पूरा पढ़ेंगे, यहीं पर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले रूपरेखा समझ लेते हैं, क्योंकि रूपरेखा समझ लेंगे तो हम अच्छे से निबंध लिख सकते हैं। प्रस्तावना, मुख्य भाग 3 और निष्कर्ष 3 भागों में निबंध लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या करेंगे, 100 शब्दों में हम निबंध की पूरी बात बता देंगे संक्षिप्त में, जिसमें हम बात करेंगे साहित्य की परिभाषा की और उसके मूल कार्यों की बात करेंगे। दर्पण मतलब क्या है, समाज का प्रतिबिंब, इसकी हम चर्चा कर लेंगे और निबंध के विषय के महत्व को बता देंगे। इस प्रकार हम अपने जो प्रस्तावना है इसको पूरा कर लेंगे, फिर मुख्य भाग पर आएंगे। यहाँ निबंध हम आपको पढ़ाएंगे हेडिंग्स में और पॉइंट में। आपको लिखने कैसे रहेंगे, पैराग्राफ में। ये मैं इसलिए पढ़ाऊंगा जिससे आप ये समझ सकें कि कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है। फिर हम मुख्य भाग में आएंगे तो साहित्य और समाज के संबंध की बात करेंगे, अविभाज्य और अन्योन्यश्रित संबंध की बात करेंगे, साहित्य का जन्म कैसे होता है, सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार साहित्य उपजता है, साहित्य का कार्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि मार्गदर्शन करना भी है। इस मुद्दे को भी थोड़ा समझेंगे। देखो, जैसे हम आपको ये पढ़ाते हैं निबंध, ऐसे ही हम आपकी मेंस की आंसर राइटिंग कराते हैं।
आपके लिए एक सेगमेंट और शुरू किया है दैनिक समाचार विश्लेषण का, उसको भी आप जरूर देखा करिए। हिंदी माध्यम के लिए कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो करंट अफेयर को बिल्कुल विस्तार में समझाता हो। अंग्रेजी में तो बहुत चैनल हैं, वो लोग इंग्लिश में सबटाइटल लिखते हैं, अपना जो भी लिख देते हैं, फिर वो समझाते हिंदी में हैं, आपको उससे शब्द नहीं मिल पाते हैं। जब आप मेंस लिखोगे, जब आप निबंध लिखोगे, तो उसके लिए डाटा कहाँ से लाओगे? उसके लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। इसमें प्री की तो आपकी तैयारी अच्छे से हो ही जाएगी, मेंस भी आपका तैयार होता चला जाएगा, इसलिए आप उसको भी जरूर देखा करिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साहित्य का कार्य, साहित्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण देखेंगे, जैसे ऐतिहासिक परिदृश्यों में विभिन्न युगों यानी वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के साहित्य में तत्कालीन समाज का चित्रण देखेंगे। फिर हम सामाजिक संस्थाओं की बात करेंगे, जैसे परिवार है, विवाह है, जाति व्यवस्था है, इनके चित्रण पर बात करेंगे। आर्थिक विषमताएं समझेंगे, जैसे गरीबी, शोषण है, वर्ग, फिर संघर्ष देखेंगे। फिर राजनीतिक परिस्थितियों की बात करेंगे, सत्ता का स्वरूप और जनजीवन पर उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। साहित्य समाज का दर्पण नहीं बल्कि इसकी मसाल भी है, इस पर बात करेंगे। मार्गदर्शक की भूमिका देखेंगे किस प्रकार है साहित्य की, यानी सामाजिक बुराइयों को उजागर करना, प्रेरणा और चेतना, क्रांति और परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करना। नैतिक मूल्यों पर बात करेंगे, जैसे आदर्श और मानवीय मूल्यों की स्थापना किस प्रकार होती है। फिर बात करेंगे साहित्य समाज को कैसा होना चाहिए, यानी क्या कैसे बताता है। विधाओं के प्रतिबिंबन पर करेंगे, जैसे कविता है, कहानी है, नाटक है, इन पर बात करेंगे। आलोचना और भविष्य का दृष्टिकोण देखेंगे। साहित्य की सीमाओं पर बात करेंगे। समाज पर साहित्य के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। आधुनिक साहित्य और जटिल बहुआयामी समाज का चित्रण करेंगे, फिर निष्कर्ष लिख देंगे। तो आइए निबंध पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। भाषा हमेशा प्रभावी रखना, जब प्रभावी रखोगे तो ही पढ़ी जाएगी परीक्षा में, ये मान लो। साहित्य किसी भी भाषा और सभ्यता की आत्मा होता है। यह केवल अक्षरों और शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि मानव जीवन के अनुभव, विचार, भावनाएं और संघर्षों का जीवंत दस्तावेज है। जब हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो इसका तात्पर्य है कि साहित्य अपने समय और परिवेश की सटीक और सच्ची छवि को प्रतिबिंबित करता है। दर्पण कैसे है भाई, उस टाइम में क्या हुआ था हमें कौन बताएगा, कैसे उसको पता चलेगा, वो साहित्य ही बताएगा। जिस प्रकार दर्पण में देखने वाला अपना बाह्य रूप देखता है, उसी प्रकार साहित्य को पढ़ने वाला उसमें अपने समाज के आंतरिक और बाह्य स्वरूप, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों, उनकी प्रगति और पतन को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यह उपमा साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, वह भूमिका जो एक साक्षी और व्याख्याता की होती है। साहित्य का मूल कार्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन की सच्ची और गहरी अभिव्यक्ति है, जो भविष्य के लिए एक अमूल्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन जाती है। अब हम मुख्य भाग पर आते हैं, तो लिखेंगे साहित्य और समाज का संबंध किस प्रकार है। साहित्य और समाज का संबंध इतना गहरा और जटिल है कि उन्हें अलग अलग देखना असंभव है। साहित्य समाज से जन्म लेता है और समाज को प्रभावित करता है। यह संबंध जो है अविभाज्य है, अन्योन्याश्रित है। किसी भी युग का साहित्य उस युग के लोगों की आशाओं, निराशाओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों, उत्सवों और संकटों से प्रेरित होता है। साहित्यकार समाज का एक संवेदनशील अंग होने के नाते अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, व्यक्तियों के मन की उथल पुथल और सामूहिक चेतना को आत्मसात करता है और फिर उसे कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। इसलिए यदि किसी को किसी विशेष कालखंड के समाज को समझना हो तो उसे उस काल के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। जैसे आप कोई बात पहले की जानना चाहते हो, कैसे जानोगे, उस समय की किताब पढ़ोगे। जैसे क्या है, प्रेमचंद का साहित्य भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों के शोषण को दर्शाता है, जो उस समय के समाज की कड़वी सच्चाई थी। यह स्पष्ट करता है कि साहित्य अपने कच्चे और वास्तविक रूप में सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। अब हम देखते हैं साहित्य सामाजिक यथार्थ का चित्रण है। तो साहित्य जो है सामाजिक यथार्थ के चित्रण का सबसे सशक्त माध्यम है। साहित्य की विभिन्न धाराएं और विधाएं समय समय पर समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती रही हैं। यदि अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की क्लास बराबर मिलती रहे। ऐतिहासिक परिदृश्य थोड़ा देखते हैं। यदि हम वैदिक काल के वेदों को देखें तो वे तत्कालीन धार्मिक अनुष्ठानों और प्रकृति पूजा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। मध्यकालीन भक्ति
साहित्य जैसे कबीर तुलसी उस समय की धार्मिक रूढ़ियों, जाति व्यवस्था और सामंती व्यवस्था से उपजी पीड़ा को दर्शाता है। आधुनिक साहित्य ने स्वतंत्रता संग्राम, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसी नई चुनौतियों को प्रतिबिंबित किया है। फिर सामाजिक संस्थाएं देखते हैं, जैसे साहित्य परिवार, विवाह संस्था, जाति व्यवस्था, लिंग भेद जैसी सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली का गहरा विश्लेषण करता है। भाई साहित्य तो बताता है कि विवाह करना चाहिए, पहले विवाह होते थे, कैसे हमें ये बात पता चली कि पहले ये होता था तो हमें करना चाहिए? साहित्य के माध्यम से। कैसे पता चला कि माता पिता के पैर छूना चाहिए? वैदिक काल से। वैदिक काल में हम तो थे नहीं, हमें कैसे पता चला? साहित्य से। यानी जो भी हमारे संबंध यदि आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो हमें साहित्य के माध्यम से ही पता चल रहा है कि तब ऐसा होता था। उसको यदि आगे अनुसरित किया जाए तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है। उपन्यास और कहानियां पात्रों के माध्यम से इन संस्थाओं की सीमाओं और संभावनाओं को दर्शाते हैं। जैसे गोदान में कर्ज में डूबे हुए किसान की कथा सामाजिक शोषण की व्यवस्था को उजागर करती है, जबकि आधुनिक नारीवादी साहित्य पितृसत्तात्मक समाज में साहित्य की स्थिति को दर्शाता है। अब देखते हैं आर्थिक और राजनीतिक पहलू क्या हैं। साहित्य आर्थिक विषमताओं, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई और पूंजीवाद के उदय से उत्पन्न संघर्ष को भी ईमानदारी से दिखाता है। राजनीतिक रूप से साहित्य सत्ता की निरंकुशता, भ्रष्टाचार और आम आदमी पर उसके प्रभाव का दस्तावेजीकरण करता है। यह जनता की आवाज़ बनकर दबे कुचले वर्गों की व्यथा को मंच से प्रदान करता है। अब हम देखते हैं साहित्य समाज का केवल दर्पण नहीं बल्कि मसाल भी। भाई ऐसा नहीं केवल आईना ही दिखाता है, साहित्य की भूमिका केवल निष्क्रिय प्रतिबिंबन तक सीमित नहीं है, यह एक सक्रिय और गतिशील शक्ति भी है। साहित्य केवल वह नहीं दिखाता है बल्कि वह भी दिखाता है जो होना चाहिए। इस अर्थ में साहित्य समाज के लिए एक मसाल की तरह काम करता है जो उसे सही राह दिखाती है। साहित्य समाज की बुराइयों, रूढ़ियों, अन्याय और शोषण को उजागर करके उसे आईना दिखाता है। जैसे आपने देखा कि बहुत पहले सती प्रथा जैसी कुरीतियां चलती थी, बाल विवाह जैसी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे तो पता चला कि भाई हमें कोई न कोई साहित्य, कोई न कोई लेख ऐसे मिले, फिर हमें ये भी बताया गया कि उनको ख़त्म करने में किस प्रकार से सहयोग मिला, किस प्रकार से लोगों की आवाज़ वो चीज़ें बनती हैं। अगर एक मान लो कोई लेख लिख दिया जाता है, स्वतंत्रता के समय में क्या होता था? भाई अखबार प्रकाशित हुए, साहित्य ने बहुत बड़ा योगदान दिया, किसी ने कोई नारा दिया, किसी ने कुछ ऐसी बात कही, किसी ने घटनाओं के बारे में जिक्र किया, तो वो साहित्य ही तो कहीं ना कहीं से था जो उत्प्रेरक बन के काम करता था। यह जागरूकता पैदा करता है और लोगों को उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से लेकर निराला की कविताओं तक भारतीय साहित्य ने हमेशा सामाजिक कुरीतियों और विरुद्ध विद्रोह का स्वर बुलंद किया है। फिर नैतिक और मानवीय मूल्यों का संरक्षण किस प्रकार करता है? साहित्य आदर्शों, मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, करुणा, सत्य, न्याय और त्याग की स्थापना करता है। यह पाठकों के भीतर नैतिक चेतना जागृत करता है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करता है। साहित्य द्वारा स्थापित ये मूल्य समाज को विघटन से बचाते हैं और उसे एक मजबूत सांस्कृतिक आधार प्रदान करते हैं। साहित्य न केवल बीते कल को संभालता है बल्कि आने वाले कल को भी संवारता है। जैसे कहा गया कि आप दो लोग भाई हैं, अब दो भाई हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, तो दोनों भाई को पहले चीज साथ रहना है। जैसे राम लक्ष्मण रहते थे, दोनों भाइयों के एक दूसरे का सहयोग करना है, दोनों भाइयों को एक अच्छी राह पर चलना है। आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी परिवार की मर्यादा पर आए। या ये चीज़ें कैसे हमें पता चली? साहित्य ने ही तो हमें ये रास्ता दिखाया कि भाई इन लोगों को साथ रहना है, पिता पुत्र को कैसे रहना है, भाई भाई को कैसे रहना है, भाई बहन को कैसे रहना है। ये साहित्य ने तो बताया कि पहले लोग ऐसे रहते थे तो उनका जीवन देखो कितना अच्छा था। तो ये आदर्श साहित्य ने ही स्थापित किए। वैसे आदर्श कहीं हैं ही नहीं, कहीं कौन से आदर्श हैं जिनको हम मान के चल रहे हैं और हम विवाह जैसे बंधनों में बनते हैं? भाई पहले लोग बनते थे, उससे परिवार चलते थे, उससे कहीं ना कहीं से सभ्यताएं चलती थी, तो वही तो हम आगे फॉलो कर रहे हैं। हम किसी से पूछने तो नहीं गए ना कि किसने शुरू किया, जो जैसे हमारे रीति रिवाजों ने बताया हम उसी पर चलते चले गए। बहुत अंधविश्वास को भी साहित्य ने जो है रोका है, संभाला है कि सती प्रथा हो जाएगी, ये करना रहेगा, ऐसा करना रहेगा, उनको भी रोका गया है। साहित्य की प्रत्येक विधा जो है समाज के प्रतिबिंब में अपना योगदान देती है। जैसे कविता गहन भावनाओं, दार्शनिक विचारों और संक्षिप्त किंतु शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणियों के माध्यम से
तत्कालीन परिवेश की सूचनाओं को पकड़ती है। यह भावनाओं के स्तर पर समाज की सामूहिक मनोदशा को दर्शाती है। फिर कहानी और उपन्यास आते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार आप बसों में जब चलते हो तो आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, पढ़ते पढ़ते इतना खो जाते हो कि आपका सफ़र कब पूरा हो जाता पता नहीं चलता है। यानी यह उपन्यास और कहानी की एक ऐसी प्रकृति है जो आपको बांध लेती है। ये विविधताएं जो हैं सामाजिक जीवन के व्यापक कैनवास को चित्रित करती हैं। उपन्यास किसी पूरे युग, उसके चरित्रों, उसकी जीवन शैली, जटिल सामाजिक संरचना को विस्तृत रूप से सामने लाते हैं। ये मानवीय संबंधों की गहराई और समाज के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर विरोधों को दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं नाटक। नाटक समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। मंच पर पात्रों के बीच सीधा संवाद समाज की समस्याओं को प्रत्यक्ष और गतिशील तरीके से दर्शकों तक पहुंचाता है, जिससे दर्शक तुरंत प्रेरित और उत्तेजित होते हैं। फिर हम देखते हैं आलोचना किस प्रकार से है और भविष्य का दृष्टिकोण क्या है। यह सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि यह दर्पण हमेशा तटस्थ नहीं होता है। साहित्यकार भी समाज का हिस्सा होता है और उसका अपनी विचारधारा, पूर्वाग्रह और दृष्टिकोण होते हैं जो उसके लेखन में झलकते हैं। कई बार साहित्य वास्तविकता को आदर्शवादी ढंग से प्रस्तुत करता है या फिर किसी विशेष विचारधारा का प्रचार करता है। अब हम देखते हैं आधुनिक समाज अत्यधिक जटिल और बहुआयामी है। आज का साहित्य केवल पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को नहीं बल्कि पहचान की राजनीति, पर्यावरण संकट, वैश्वीकरण के प्रभाव, तकनीक के आगमन और अस्तित्ववादी संकट जैसे जटिल विषयों को प्रतिबिंबित कर रहा है। आज का साहित्य इस बात पर भी विचार कर रहा है कि मानव का भविष्य कैसा होगा। इस प्रकार साहित्य वर्तमान समाज की जटिलताओं को न केवल दर्शाता है बल्कि उनकी आलोचना भी करता है, ताकि समाज अपनी कमियों को पहचानकर भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सके। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। अंततः यह निर्विवाद है कि साहित्य समाज का सबसे सच्चा, संवेदनशील, स्थायी दर्पण है। यह केवल घटनाओं या तथ्यों का दर्ज नहीं कराता बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपी मानवीय भावनाओं, संघर्षों और मनोभावों को भी उजागर करता है। साहित्य समाज को उसकी वास्तविक पहचान देता है, उसे उसकी गलतियां बताता है और उसे एक आदर्श भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साहित्यकार समाज की आंखें, कान और दिल होता है। जब तक समाज है तब तक साहित्य रहेगा और जब तक साहित्य रहेगा वह समाज के हर दुख, सुख, उत्थान पतन और हर मोड़ को पूरी तरह से ईमानदारी से दर्ज कराता रहेगा। इसलिए साहित्य की प्रासंगिकता चिरकालिक है और यह एक अमूल्य विरासत है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है, हमारे वर्तमान को समझती है और हमारे भविष्य को आकार देती है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और साहित्य के बिना किसी भी समाज की कल्पना अधूरी है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, पसंद आया तो लाइक करिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।